सो फ्रेंड्स, वेलकम इन क्लास में ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं और शायद कुछ सीख भी रहे होंगे। अब इस लेक्चर में मैं आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर रखी है पिछली वीडियो में, कि कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें हम प्लेन या नॉर्मल जो नोडल मेथड हमने सीखा था उससे हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसी समस्याओं को या ऐसे सवालों को, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक टेक्निक है या एक मेथड है जिसको कहा गया है सुपर नोड मेथड। बेसिकली सुपर नोड मेथड नोडल मेथड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बेसिकली ये नोडल मेथड का ही एक हल्का सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इस पर ध्यान दें। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप प्लीज बने रहेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक मेथड है, प्लस इसके एडिशन में जिस तरह की प्रॉब्लम नोडल मेथड में आती है कभी कभी किसी खास समस्याओं में, ऐसी ही प्रॉब्लम आती है लूप मेथड में कभी कभी किसी खास समस्याओं में। तो उसके लिए भी एक नया मेथड है, एक नया तरीका है, जैसे सुपर मेश मेथड। तो सुपर नोड मेथड एंड सुपर मेश मेथड, इन दोनों के लिए मैं आपको कॉन्टिन्यूअस 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। अगर फिर भी आपकी समस्या खत्म नहीं होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे सजेस्ट करें। मैं इसके लिए न्यू वीडियो भी बनाने की सोच सकता हूँ अगर आपको जरूरत होगी। फिलहाल मेरी कोशिश ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको सुपर नोड या सुपर मेश एनालिसिस से संबंधित कोई सवाल में समस्या बची रह जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना ये नया लेक्चर। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में नोडल मेथड की जानकारी ले चुके हैं कि नोडल एनालिसिस को किस तरीके से नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन के लिए और उसके एनालिसिस के लिए। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर उनके स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनमें हम लोग नोडल मेथड नॉर्मल वाला जो पढ़ा है वो अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसे केस के लिए एक नया मेथड है जो लिटरेचर में दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सुपर नोड मेथड। तो आज हम उसी मेथड की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसके नाम से ही परिचय करा दूं। मेथड का नाम क्या है? नेम ऑफ द मेथड इज व्हाट इट इज सुपर, वन सेकेंड, लेट मी चेक माई पेन। Yes. So the name of the method is what? It is super node method. Method is super node method, या कुछ जगहों पे इसको सुपर नोड एनालिसिस भी कहा जाता है। कोई बात नहीं, आप इसको सुपर नोड मेथड कहिए, सुपर नोड एनालिसिस कहिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम इसी बात से होगी कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। आप लगातार बने रहिए, लेक्चर को पढ़िए और उससे फायदा उठाइए। तो दोस्तों, कई ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर एक प्रकार की खास समस्या आती है। मैं समस्या ही डिस्कस कर देता हूँ। अगर ऐसी समस्या आपको प्रश्न में दिखाई पड़ेगी तो आप उसमें नॉर्मल नोडल मेथड नहीं लगा सकते। कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, कब हम लोगों को नोडल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? सॉरी, सुपर नोड एनालिसिस। सुपर नोड एनालिसिस मेथड हम लोगों को कब यूज करना पड़ेगा? तो वो केस देखिए, वो इम्पोर्टेंट केस क्या है, फिर हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से इस पे चर्चा विस्तार से करेंगे। तो पहले तो देखिए वो केस क्या है। समटाइम्स होता क्या है कि दो लगातार जो नोड्स हैं उनके बीच में सिंपल एक वोल्टेज सोर्स लगाया गया होता है। यानी कि क्या होगा, कब ऐसा लगाया कि when there is a voltage source, there is a voltage source alone, अकेला, है ना, is connected between two nodes। अगर हम लोग कोई नेटवर्क देख रहे हैं और हमको ऐसा दिखाई पड़ा कि नेटवर्क में दो लगातार नोड्स के बीच में सिंगल एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है,
तो समझ जाइएगा कि उस प्रॉब्लम को आप नॉर्मल नोडल मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही प्रॉब्लम को नोडल मेथड से सॉल्व करने के लिए एक नया नोडल मेथड दिया गया है जिसको कहा गया है सुपर नोड मेथड। ओके, सो सुपर नोड मेथड मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, सुपर नोड मेथड बिल्कुल भी कोई नया मेथड नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट या अलग मेथड नहीं है। बेसिकली ये नोडल एनालिसिस या नोडल मेथड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। क्लियर? ये मॉडिफिकेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं भी आई जहां पर दो लगातार वोल्टेज नोड्स के बीच एक वोल्टेज सोर्स मिला और ऐसी जगहों पर हम लोग नॉर्मल नोडल मेथड अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए आपको ये मेथड सुझाया गया है या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान देनी है, ये मेथड कब यूज होगा। कब यूज होगा? मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कब यूज होगा, जब कभी हम लोग को ये मिले नेटवर्क में कि दो लगातार नोड्स के बीच में एक हमें सिंगल वोल्टेज सोर्स मिल रहा है अकेला, ऐसे केस में हम लोग सुपर नोड मेथड अप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ एक प्रश्न पर, एक क्वेश्चन पर, ताकि हम लोग को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की परेशानी बचेगी इस मेथड में। ओके, चलिए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा एक नेटवर्क कंप्लीट हुआ। यहाँ हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ लगा दिया है और सिमिलरली मैं एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। वैल्यूज कुछ भी मैं लेता हूँ, 60 वोल्ट यहाँ ले लिया, 30 वोल्ट मैंने इसको कह दिया, इसको 10 वोल्ट कह देता हूँ, इसको भी 10 वोल्ट कह देता हूँ। ये सारे एलिमेंट जो है वो मैं 5 ओम के सपोज ले लिए। आप किसी और वैल्यू से भी चेक कर सकते हो, समझ सकते हो बात, प्रॉब्लम को समझ लेंगे। ओके, तो चलिए मित्रों, अगर मान लीजिए ये हमें प्रॉब्लम दी होती और कहा जाता कि नोडल मेथड से करिए, तो आप इसको स्टार्ट कर देते, नोडल से काम करना शुरू कर देते और मैटर कहाँ पर फंसता, कहाँ पे समस्या आती, वो बात सोचने की। देखिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको ऐसे सवालों में अगर आप सुपर नोड एनालिसिस लगा रहे हैं, मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप नोडल एनालिसिस ही लगा रहे हैं। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर आएगा जहाँ पर नोड्स में सोर्सेस कनेक्टेड होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वर्ड को करना। तो स्टेप्स, नोडल एनालिसिस से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या क्या है, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुका हूँ। क्लियर? तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में एक बार पढ़ लीजिएगा और मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको इसमें नोड्स पहचानने पड़ेंगे और ऐसे नोड्स जहाँ पर करंट का डिवीजन पॉसिबल हो। तो मेरे ख्याल से एक नोड आपको ये मिलेगा, एक आपको ये मिलेगा, तीसरा आपको ये मिल सकता है, चौथा आपको नोड ये मिलेगा। तो इस नेटवर्क में आपको 4 नोड्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा मैंने चूंकि पहले डिस्कस भी कर लिया तो आपको ध्यान होगा, हम यहाँ पर इफेक्टिवली देखें तो 3 ही नोड है। क्यों? क्योंकि नीचे के जो दोनों नोड हैं ये एक सिंपल कंडक्टर से जुड़े हुए हैं और दो अगर बॉडीज हैं जो अलग अलग पोटेंशियल पे भी हों और उन्हें अगर किसी वायर से जोड़ दिया जाए, करंट कर दिया जाए, तो उनका पोटेंशियल एक ही हो जाता है। इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल एक ही है और सेम पोटेंशियल पे 2 पॉइंट्स है तो उन्हें हम एक ही कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होंगे, लेकिन वो सभी 2 नोड के बीच में ही लगे हैं। एक नोड 20 वोल्ट का होगा और दूसरा नोड मान लीजिए कि 0 वोल्ट का। क्लियर? तो इस तरीके से ये 2 नोड तो कॉमन होगा। इनफैक्ट हमने 4 नोड्स यहाँ पर ढूंढ लिए, हम लोग को एक नोड ग्राउंड करना होता है, हमने नीचे वाला मान लीजिए ये वाला नोड ग्राउंड कर दिया, तो अगर इसका पोटेंशियल 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली इसका भी पोटेंशियल 0 ही हो जाएगा। और ये 2 नोड्स हैं जिनके पोटेंशियल सेम है तो हम इनको अब अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड की बात करें तो कितने हो गए, 3। ओके, इतनी इक्वेशन बननी है और पहले पढ़ रखा है नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स -1, तो n - 1 दैट इज 3 - 1 दैट इज 2। तो हमें केवल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 ही इक्वेशन की आवश्यकता
है। ओके, चलिए ये हमारा पहला स्टेप हो गया। चलिए दूसरे स्टेप की बात करें। अच्छा मैं जरूर नोड का नंबर भी देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको देता हूँ नोड नंबर 1, इसको देता हूँ नोड नंबर 2। चलिए अच्छा, इतना काम करने के बाद हम लोगों को नोड 1 और 2 के पोटेंशियल भी एज्यूम करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका V1 एज्यूम कर लिया है और इसका V2 एज्यूम कर लिया है। इसके बाद क्या करना होगा, हम लोग को सेकंड स्टेप पे आना होगा और हम लोग को हर एक ब्रांच में करंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, अच्छा करंट ड्रॉ करने समय मैंने क्या क्या ध्यान रखना है कि हमेशा KCL फॉलो हो, ऐसा सोचना है। क्लियर। दूसरी चीज, अगर किसी ब्रांच में करंट दी हो तो उसमें अपना दिमाग थोड़ा सा कम लगाएंगे, है ना। हम लोग जैसी करंट दी होगी वैसी ही करंट एज्यूम करते हैं। खैर यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो मैंने एक करंट यहाँ पर ऐसी एज्यूम कर ली। मैंने कह दिया कि ये हमारी I1 करंट है। एक करंट मैंने यहाँ पर ऐसी ड्रॉ कर ली, मैंने कहा कि ये हमारी I2 करंट है। इस वाली करंट को मैंने कह दिया कि ये I3 है और इस वाली करंट को यहाँ पे एक करंट ड्रॉ कर ली, इस करंट को कह देंगे हम लोग I4 कह दिया। ठीक है, ये जो दो नोड्स जो आपने सेलेक्ट किए V1 और V2, ये वाले जो नोड्स 1 और 2, इनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगाया है। तो इस वाले ब्रांच में आप कोई करंट नहीं ड्रॉ करो, क्योंकि ये बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स, ये पूरी एक बैटरी एक तरीके से काम करेगी। यहाँ पर आप करंट को ड्रॉ नहीं करें। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। तो आपने स्टेप 1 जो था वो बिल्कुल आपने पहले की तरह कॉपी किया। स्टेप 2 आपने सारी जो करंट ड्रॉ की ये भी पहले की तरह कॉपी किया। स्टेप 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। वो स्टेप 3 डिफरेंट कैसे, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर स्टेप 3 में KCL इक्वेशन लगाते थे दोनों नोड्स के लिए। क्लियर। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे, देखिए कैसे करें। देखिए सबसे पहली बात ये है, आप क्या करिए, ये जो V1 जो दो नोड्स हमारे हैं जिनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या आई कि हम लोग इसको नॉर्मल नोडल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, उन दोनों को आप ऐसे डॉटेड ढंग से, मैं आप एज्यूम कर लीजिएगा, मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। मैंने इसको जो है डॉटेड तरीके से इसको एक तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया और मैं आपको सिखाता हूँ कि इस दोनों को, इस पूरे जो बॉडी को आप सिंगल एक नोड मान लीजिए। और मेरे ख्याल से ये नोड का साइज बड़ा हो गया होगा, शायद इसीलिए इसको सुपर नोड कहा जाता है। क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। एनीवे, तो ये हमारा ये सुपर नोड हो गया। क्लियर। अब ये सुपर नोड पहले पहचान लीजिए, बना लीजिए। अब क्या करिए, सुपर नोड के लिए एक वोल्टेज इक्वेशन लिखिए, देखिए वो कैसे लिखी जाएगी। अब देखिए ध्यान से, आप अगर V1 से V2 की तरफ जाएंगे तो V1, फिर 10 को जब क्रॉस करेंगे तो हाई से लो की तरफ क्रॉस करेंगे तो -10, फिर अगेन -V2 विल बी इक्वल टू 0। और यू मे से दैट V1 -10 इज इक्वल टू, क्योंकि V2 पर पहुंचने के लिए V1 में से 10 वोल्ट को माइनस करना पड़ेगा तो V2 पे आ जाएंगे। या V2 से अगर V1 पे आना चाहते हैं तो V2 से में 10 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लो से हाई आप पास करेंगे तब जाके आप V1 पर पहुंचेंगे। तो V2 + 10 इज इक्वल टू, यानी कि इस इक्वेशन को, यानी कि क्या करेंगे, पहला इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वही हमको इक्वेशन चाहिए। जो पहली इक्वेशन है वो कहाँ से मिलेगी, सुपर नोड से मिलेगी। क्लियर है, वो कैसे मिलेगी, तो देखिए यहाँ से, या तो आप कहिए V1 -10 इज इक्वल टू V2 कहिए, या आप इसको V2 + 10 इज इक्वल टू V1 कहिए, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं। आप चाहे V1 से V2 की तरफ चल के देख लीजिए, क्योंकि धारा तो है नहीं कोई कि हमको करंट को फॉलो करना है या करंट को विरोध करना है, हम सिंपली वोल्टेज सोर्स को क्रॉस कर रहे हैं। तो आराम से चाहे आप V1 से V2 की तरफ चलिए, चाहे आप V2 से V1 की तरफ चलिए। ओके, आप एक इक्वेशन चाहे आप ये मिलेगी आपको, चाहे आपको ये मिलेगी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इसे हम V1 - V2 इज इक्वल टू 10 भी कह सकते हैं। तो ये हमारी जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, जो हम लोगों को कहाँ से मिल रही है, सिंपल सुपर नोड से। क्लियर। अच्छा, ये तो बात होगी पहली इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमने कहा आपसे कि ये जो सुपर नोड है ये क्या है, इस एक प्रकार से हमने इसको जोड़ लिया। अब इसका काम खत्म हो गया, इसने हमको इक्वेशन दे दी है। अब इसको एक कंबाइन कर लेते हैं और इसको एक सिंपलीफाइड सिंगल नोड मान लेते हैं और सुपर नोड के लिए KCL लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कहाँ मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगी,
कैसे मिलेगी? राइटिंग KCL इक्वेशन फॉर व्हाट? सुपर नोड। तो सुपर नोड के लिए हमको अब KCL लिखना है, यानी सुपर नोड पर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं और कौन कौन सी धाराएं जा रही हैं, बस उन्हीं को इक्वेट कर दीजिए। ये विल बी रेडी विद योर आंसर। ओके, चलिए तो सुपर नोड पर देखिए कौन सी धाराएं आ रही है। मुझे लगता है कि केवल I1 की आ रही है, बाकी I2, I3 और I4 ये सारी सुपर नोड से दूर जा रही होंगी। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी क्या? सिंपल है, तो बनेगी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो I1 प्लस I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। लेकिन फिर वही बात कि यार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तो ये नोड वोल्टेज चाहिए, यानी V1 और V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन तो हमारी वोल्टेज की फॉर्म में है, लेकिन दूसरी इक्वेशन वोल्टेज के फॉर्म में नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन को भी आप क्या करेंगे? नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपने पहले सीख रखा है, मैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं समझता। फिर भी I1 कैसे लिखोगे आप? I1 कैसे लिखोगे? I1 कैसे फ्लो कर रही है? I1 इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, और ऐसे चलना, ठीक है। तो लो टू हाई 60, इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया 60 और इसका कितना हो गया V, और करंट 60 से V की तरफ फ्लो कर रही है, इसलिए 60 माइनस V यानी V1, है ना, V1 इसका क्या है? V1 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 5। तो I1 को आप लिखोगे क्या? 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू I2 की वैल्यू क्या होगी? I2 V1 से ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। और सिमिलरली I3 की बात करें तो I3 आप कह सकते हैं V2 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। और नेक्स्ट एक टर्म आएगा, मैं उसे नीचे लिखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ राइट में लिखूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I4 will be what? It is V2 by 5, V2 by 5। तो ये एक इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर बात हो गई होगी। किसी को नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाता हूँ, देख लीजिए, है ना। चलिए, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे अब बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, तो मैं इसको फिर से नेक्स्ट पेज पर भी ये इक्वेशन नोट कर लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन है V1 माइनस V2 इक्वल टू 10। चलिए इस पे चलते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या होगी? यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10, ये हमारी पहली इक्वेशन है, इस पर लिख लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी? 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 5, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, ये क्या थी? V1 माइनस 10 बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस V2 माइनस 30 बाई 5 प्लस V2 माइनस 30 बाई 5 और प्लस एक टर्म आपका और था, वो था V2 बाई 5, तो ये मैंने लिख दिया आपको V2 बाई 5। तो दोस्तों ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कॉमन हर जगह पे है, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे 60 माइनस V1 और यहाँ पे आप कर सकते हैं V1 और प्लस 2 टाइम्स V2 माइनस 40 कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 2V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दो इक्वेशन हो गई है। पहली इक्वेशन है आपकी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन आपकी हो गई है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 50। तो 1 और 2 को यूज करके हम लोग अगर चाहें तो हम लोग V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखिए बहुत सिंपल है, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं, ये वाला टर्म V2 और ये वाला टर्म V2,
ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 60। सो यू विल गेट v1 इज इक्वल टू 30। क्लियर है? मेरे ख्याल से तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोगों को v1 की वैल्यू मिल गई 30। और ध्यान दीजिएगा v1 की वैल्यू अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखी तो क्या हो जाएगा 30 माइनस v2 इज इक्वल टू 10। सो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, v2 विल बी व्हाट हो जाएगा ये 20। तो इस तरीके से हम लोगों को v1 और v2 की वैल्यूज मिल जाती हैं। और जहां आपने नोड वोल्टेज की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, आप बहुत ही आसानी से सारी करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए हम निकाल के यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग I1 की बात करें, ये हमारा I1 था, I1 की बात करें। अब I1 की वैल्यू देखिए 60 माइनस V1 डिवाइड बाई 5। तो 60 यानी V कितना 30, यानी 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 5। सो 6 माइनस 30 इज व्हाट, तो I1 की वैल्यू देखो क्या हो गई 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 कितनी आ जाएगी 30 बाई 5 दैट इज 6 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। सिमिलरली हम लोग I2 की वैल्यू बात करेंगे। I2 क्या है V1 माइनस 10 बाई 5। V1 की वैल्यू क्या है 30, तो 30 माइनस 10 बाई 5 दैट इज 30 बाई 5 दैट इज 4 एम्पियर। I3 की वैल्यू की बात करें तो I3 है V2 माइनस 30, तो V2 इज व्हाट इट इज 20 माइनस 30 डिवाइड बाई 5 दैट इज माइनस 10 बाई 5, तो इट इज माइनस 2 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। फिर अब बात बची थी हमारे पास I4। चलिए I4 निकाल लेते हैं। I4 क्या है V2 बाई 5। V2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 बाई 5 कितना हो गया विल बी 4 एम्पियर। चलिए अब सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये देखनी है कि वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सबसे पहली बात चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, आप ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी ध्यान दीजिएगा, ये मेरे ख्याल से क्या है, ये I1 है, ये क्या है, ये I2 है, ये क्या है, ये I3 है, और ये क्या है I4 है। और आपने सेकंड इक्वेशन बनाई थी, वो क्या बनाई थी आपने I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। अब क्या करें, इस इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यूज, I1 की वैल्यू कितनी है आपने देखा 6 है, I2 की वैल्यू कितनी है आपने कैलकुलेट किया 4 है, I3 वैल्यू कितनी है आपने निकाला है -2 है, I4 की वैल्यू कितनी है आपने कैलकुलेट किया है 4। तो क्या होगा 4 प्लस 4 8 माइनस 2 दैट इज 6। तो अगर LHS और RHS बैलेंस है तो इसका मतलब आपके सारे आंसर सही। अब किसी ने आपसे पूछा कि I1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप 6 बोल सकते हो। किसी ने कहा I2 कितनी आएगी, आप 4 बोल सकते हो। किसी ने कहा I4 कितनी आएगी, आप 4 बोल सकते हो। किसी ने I3 पूछा तो -2 आ रहा है, फिर भी आप 2 बोल सकते हो क्योंकि उसने आपका मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, और अगर डायरेक्शन को ध्यान देना हो तो जरा ध्यान दीजिएगा -2 ये वैल्यू I3 की वैल्यू नेगेटिव आई है, क्यों? क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने लास्ट पेज पर और देखते हैं कि I3 क्यों नेगेटिव आई है। चलिए ओके। तो I3 कहाँ पे है बेटा, I3 हमारी करंट है, ये वाली करंट है। क्यों नेगेटिव आई ये चेक करिए। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमें V2 की वैल्यू कितनी है 20 है। V2 कितनी है 20 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो V2 है ये हमारा सिर्फ 20 वोल्ट है और ये हमारी 30 वोल्ट है। जाहिर सी बात है कि इस साइड पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल क्या है ये 20 से ज़्यादा है। तो I3 करंट तो ऐसी फ्लो करनी चाहिए थी और हमने क्या माना है ऐसी, इसके जस्ट अपोजिट माना है। यही कारण है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आया। ओके, अगर आपने I3 को ऐसा माना होता शुरुआत से तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता। तो ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता होता नहीं है कि रिजल्ट जो ये पोटेंशियल V2 का कितना आने वाला है, तो इसलिए हम लोगों ने जो एजम्पशन किया उसके अकॉर्डिंग ही उत्तर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी अदरवाइज कर ले, बिल्कुल भी घबराए नहीं,
वो आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि वो आपके एजम्पशन के आधार पर निकला है। V1 और V2 में से किसी की वैल्यू आपको पहले से नहीं पता थी, आपने एज्यूम किया था, और जो एजम्पशन की वैल्यू आई है उसके बाद से जब रिजल्ट निकाला गया तो बहुत सारी जगहों पे आपके एजम्पशन सही पाए गए। जैसे V1 की वैल्यू 60 से कम पाई गई, क्योंकि ये 60 था और ये कितना था, शायद 25 कितना था, चेक कर लेते हैं, यस 30 था। ठीक है, तो अगर V1 की वैल्यू भी मान लीजिए 60 से अगर ऊपर आ गई होती तो ये I1 भी आपकी नेगेटिव आ गई होती। क्लियर, V1 I1 से 60 से कम है इसलिए ये करेक्ट वैल्यू सही आई। 60 10 से अधिक है इसलिए ये करेक्ट भी सही आई। ठीक है, और 25, ठीक है, कितना था ये, हाँ 20 वोल्ट 0 से अधिक है इसलिए I4 भी सही आई, लेकिन 30 से कम है इसलिए I3 नेगेटिव आ गई। ठीक है, तो बेटा मुझे लगता है कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई समस्या आपको रह जाती है तो आप कमेंट करें, उसमें पूछें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासा को शांत करूं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूं। बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हालांकि जेईई में पीसीएल में तो मैंने नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टॉप माय लेक्चर, बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब मन लगा कर पढ़िए। ओके।